ओके, आ रहा है ना? अब स्क्रीन दिख रहा है? चलिए, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोटी मोटी बातें देखा था वेक्टर के रिगार्डिंग। आई होप कंफ्यूजन नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट में। आगे बढ़ूं? बताओ हाँ या ना। आगे बढ़े? हेलो? ठीक है, तो देखिए अब छोटे छोटे दो चार पॉइंट्स हैं, ठीक है? उसको मैं समझाऊंगा, आप उसको समझ लेना और उसको लिख लेना, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, कि भाई देखो ये छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत पावरफुल पॉइंट है, ध्यान रखना इस बात का कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। बताओ सही बात है कि नहीं, कि जो 2 पॉइंट है वो हमेशा कोलिनियर होगा। सही बात है कि नहीं है कि 2 पॉइंट जो है वो हमेशा क्या होगा, कोलिनियर होगा। हमेशा उन दोनों लाइन को मिलाएंगे तो एक लाइन पर ही 2 पॉइंट होगा, है कि नहीं? यदि मैं 3 पॉइंट की बात करूं कि 3 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होगा तो क्या बोलोगे? नो, ठीक है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर। सही बात है कि नहीं? बताओ सही बात है कि नहीं? ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, देखो। अ वेक्टर, ध्यान से देखना इस स्टेटमेंट को। अ वेक्टर कैन बी कंटेन्ड बाय, ए वेक्टर कैन बी कंटेन्ड बाय इनफाइनाइट प्लेन्स। बताओ ये थर्ड स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। थर्ड स्टेटमेंट समझ में आया? थर्ड स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलिए, नहीं आया? चलो देखो, देखना कि देखो ये जो मेरा हाथ है, सबको दिख रहा है मेरा हाथ, ठीक है? अब ये मेरा हाथ अभी एक प्लेन है कि नहीं? मैंने अपने हाथ को थोड़ा सा एंगल से रोटेट कर दिए थे, क्या दूसरा प्लेन बन गया कि सेम ही प्लेन रहेगा? चेंज हो गया। फिर से मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो क्या बन गया? तीसरा प्लेन बन गया। थोड़ा सा रोटेट कर दिया, चौथा प्लेन बन गया। तो इस तरह से इनफिनाइट प्लेन में हाथ को रोटेट करके बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? हाँ या ना? ठीक है, अब देखो मैंने अपने इस हाथ पर, ये वेक्टर है, ये मार्कर जो है मेरा वेक्टर है, ठीक है? वेक्टर को मैंने इस पे डाल दिया, हाथ पे। अब मैं वेक्टर पर रखते हुए वेक्टर को रोटेटिंग पॉइंट, रोटेटिंग मतलब पॉइंट समझ लो, रोटेटिंग लाइन कंसीडर करते हुए यदि मैं रोटेट करूं तो इनफाइनाइट प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और ये जो है मार्कर हमेशा इस प्लेन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? इसी इसी मार्कर के अलॉन्ग हम रोटेट करेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो बात समझ में आया कि ये मार्कर हमेशा क्या होगा, इनफिनाइट प्लेन को कंटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? समझ में आया कि नहीं आया? आया? देखो किसी को नहीं आया ना, ये बात समझ में बहुत जरूरी है, ये समझना, ये सब छोटी छोटी बातें। और ये समझ में नहीं आया ना तो आगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, ठीक है? मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग की, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, यहाँ कुछ याद करने वाली चीज नहीं। जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या था, 10 फार्मूला याद कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। दिमाग लगाने आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, बट यहाँ कुछ नहीं, एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा वेक्टर और 3D में। इसीलिए यदि समझ में आ गया तो बहुत ईजी चैप्टर है, और नहीं समझ में आया तो बहुत टफ चैप्टर है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। यदि आपको थ्योरी मतलब चीजें ही समझ में नहीं आया और यही बात लिखा रहेगा तो आप इसको प्रिडिक्ट कैसे करोगे? इसीलिए समझना सारी बात को। तो क्या मैंने लिखा कि अ वेक्टर कैन बी कंटेन्ड बाय इनफाइनाइट प्लेन्स, ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो, टू नॉन कोलिनियर vectors will non-collinear vectors will always
यार, always represent a unique point which will contain both the vectors. बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आया? जल्दी बोलो। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, ऑलवेज रिप्रेजेंट अ यूनिक पॉइंट विच विल कंटेन बोथ द वेक्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो कोई भी नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो वो आपस में कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और जब कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसी पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं कि एक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जो हमारा ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, ये दो वेक्टर पर ही लाई करेगा, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेगा। सही बात है, समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? इसमें यस और नो मेरे को करते जाना, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। देखो, पैरेलल टू अ प्लेन इनफाइनाइट, ठीक है, पैरेलल टू अ प्लेन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। बताओ सही बात है कि गलत बात है? पैरेलल टू अ प्लेन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। बताओ समझ में आई ये बात? किसी को नहीं है तो बोलना, मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि पैरेलल टू अ प्लेन क्या हो सकता है। देखो ये प्लेन है मेरा, ठीक है, इस प्लेन के पैरेलल देखो ये भी वेक्टर है, 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 तो इनफाइनाइट वेक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ हाँ या ना? हो सकता है। और परपेंडिकुलर कितने हो सकता है? पैरेलल टू अ प्लेन इनफाइनाइट वेक्टर हो सकता है, परपेंडिकुलर कितनी हो सकता है? 2। एक तो ऊपर, जैसे मेरा ये प्लेन है, एक तो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, है कि नहीं? ये मत सोच लेना कि दोनों पैरेलल, ऑब्वियसली पैरेलल है, वेक्टर तो अलग अलग होगा ना, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, तो है कि नहीं? समझ गए? तो अ वेक्टर कैन कंटेन्स इनफाइनाइट प्लेन। दूसरा स्टेटमेंट कि परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, there exists two unit vectors। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। सही बात है? दोनों समझ में आ गया? ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पैरेलल टू अ लाइन, ठीक है, पैरेलल टू अ लाइन। बताओ कितने यूनिट वेक्टर पैरेलल लाइन के पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है? पैरेलल टू अ लाइन कितने? गलत, जल्दी बोलो। भाई लाइन के पैरेलल कितने एग्जिस्ट कर सकता है? 2, बिल्कुल सही। पैरेलल टू अ लाइन 2 यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। कैसे? कि ये लाइन है मेरा, तो इसके पैरेलल या तो ये यूनिट वेक्टर होगा या तो ये यूनिट वेक्टर होगा, उसके अलावा कोई थोड़ी ना हो सकता है कि नहीं? सही बात है? सही बात है कि नहीं? ठीक है। और परपेंडिकुलर टू अ लाइन,
परपेंडिकुलर टू अ लाइन कितनी यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है? परपेंडिकुलर टू अ, हाँ, परपेंडिकुलर टू अ लाइन, परपेंडिकुलर टू अ लाइन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट, है कि नहीं? देखो यहाँ भी हो जाएगा ऐसे 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 लाइक दिस, यहाँ भी हो जाएगा ऐसे ऐसे, है कि नहीं? अब फिर घुमाते जाओ, देखो ये ऐसे है और देखो इनफाइनाइट हो जाएगा, ध्यान रहे ये ऐसे है, फिर थोड़ा सा घुमा दोगे डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर ये नया वेक्टर बन गया, फिर थोड़ा सा उसी वेक्टर को घुमा दो डायरेक्शन चेंज हो गया, नया वेक्टर बन गया। तो देखो तो ऐसे घुमाते जाओ, ठीक है, इनफाइनाइट वेक्टर एक ही पॉइंट पे बन जाएगा, है कि नहीं? एक पॉइंट पर भी मैं पूछूंगा कि किसी लाइन के एक पॉइंट पर, पॉइंट के परपेंडिकुलर कितने मतलब एग्जिस्ट कर सकता है वेक्टर, तो क्या बोल सकते हो? इनफाइनाइट बोल सकते हो कि नहीं, है कि नहीं? तो भी इनफाइनाइट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट है टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, हिंदी मीडियम वाले जो वर्ड समझ में नहीं तो फटाफट पूछना। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, कि दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होगा कि नहीं होगा, बताओ, हाँ है ना? कोप्लेनर मतलब क्या? कोप्लेनर मतलब क्या कि एक ही प्लेन में होना, ठीक है। कनिष्का सिंगल आवाज आ रहा है? ठीक है, समझ में जहां नहीं आए वर्ड्स बताना। कि कोई दो वेक्टर जो है हमेशा क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा, क्योंकि दो वेक्टर है कोई, तो हमेशा उन दो वेक्टर को एक प्लेन कंटेन करेगा, पक्का है। देखो जैसे ये दो 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 मार्कर है, देखो दो मार्कर है, दिख रहा है क्या? अब ये दो मार्कर देखो मेरे हाथ पे है कि नहीं, तो मेरा हाथ क्या हो गया, प्लेन हो गया, है कि नहीं? तो कैसे भी तुम दो भाग वेक्टर को रख दो, कैसे भी हमेशा एक प्लेन उस दो वेक्टर को कंटेन करने वाला एक प्लेन पक्का होगा ही होगा, सही बात है ना? सही बात है। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, क्या तीन वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा क्या? नॉट नेसेसरी, है कि नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो थ्री और मोर वेक्टर्स, याद रखना, थ्री और मोर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, तीन वेक्टर कोप्लेन में हो भी। देखो ये जो चीज है ना, ये याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि दो वेक्टर हमेशा क्या होगा, दो मतलब थोड़ी देर पहले बताया था ना कि दो पॉइंट जो है हमेशा क्या होगा, कोलिनियर होगा, बोला था। तो पॉइंट किधर एग्जिस्ट करता है, प्लेन में, ठीक है। प्लेन में मतलब यदि हम पॉइंट्स की बात करें तो ऑब्वियस बात है प्लेन चाहिए, और जब लाइन की बात करेंगे तो हमेशा क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। लाइन की बात करें, प्लेन की बात करें, यदि मुझे इक्वेशन लिखना होगा प्लेन का या लाइन का, तो स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो जब भी प्लेन की बात होगी, देखो कोप्लेनर की बात होगी तो स्पेस की बात हो जाएगी, ठीक है। प्लेन की बात होगी तो स्पेस की बात होगी, किसी पॉइंट की बात होगी तो ऑब्वियस बात है प्लेन की बात होगी, ठीक है। 2D प्लेन की बात है, क्योंकि दो चीज हमें चाहिए होता है दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मे और मे नॉट भी बोला तो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो देखो जैसे मैं दिखाता हूँ किस केस में नहीं होगा। मान लो, ठीक है, कि जिस रूम में तुम बैठी है, ठीक है, उस रूम को मान लो कि देखो अब रूम में तुम बैठी है, अब कहीं नहीं, देखो ये तीन, देखो ध्यान से दिख रहा है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये देखो तुम्हारे तरफ जो आ रहा है कैमरा पे वो एक्स एक्सिस है, ये जो जा रहा है, ये देखो ये वाला जो जा रहा है ये वाई एक्सिस है, और ये वाला जो ऊपर में है रेड वाला वो हमारा जेड एक्सिस है ना? ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है कि थ्री और मोर वेक्टर्स मे नॉट बी प्लेन, ठीक है। अब देखो कि ये जो रेड वाला और ब्लैक वाला है, ठीक है, ये एक प्लेन बन रहा है कि नहीं? इन दोनों मिला के ये प्लेन बन रहा है कि नहीं?
वैसे ये नीचे वाला एक प्लेन बन रहा है कि नहीं, ब्लैक और ग्रीन वाले, ये देखो ग्रीन है, थोड़ा सा मैं, ये देखो ब्लैक और ग्रीन, ब्लैक दिख रहा है और ग्रीन दिख रहा है, तो उससे ये वाला प्लेन बन रहा है कि नहीं, और रेड और ग्रीन से ये प्लेन बन रहा है कि नहीं। अब मान लो कि रेड और ग्रीन पे एक लाइन है, मान लो कि एक लाइन ब्लू सॉरी ब्लैक और ग्रीन पर है और एक लाइन इस पर है रेड और ब्लैक पे, तो बताओ ये तीनों कभी भी एक प्लेन में है? तीनों अलग अलग प्लेन में है कि नहीं है? अरे है ना, तो इसीलिए तीन जो वेक्टर है वो जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेन में हो, एक प्लेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तीन से ज्यादा वेक्टर। समझ में आया कैसे? ठीक है, तो ये हो गया थर्ड नेक्स्ट पॉइंट कि तीन वेक्टर जो है कोप्लेनर हो भी सकता है, कोप्लेनर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई समझ में आ गया यहां तक? बोलो आया ना? ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें थी जो कि आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बात यूज करेगा तो आप समझ जाना कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर हो सकता है, तीन वेक्टर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा समझना, एक ही बार में समझ जाओ आप लोग। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, किसी किसी बुक में लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, किसी किसी बुक में याद रखो कहीं पे लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वर्ड लिखा रहता है, पर ये क्या, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, कहीं कहीं ये इस मतलब आपका वो लिखा रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं टॉपिक का नाम। ठीक है, दोनों बात बराबर है कि लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस, और मैं जो ये बोल रहा हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, दोनों बात बराबर है। कैसे अभी समझते हैं, आपको पता लग जाएगा। चलिए देखिए, तो लीनियर डिपेंडेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान समझना कि सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर vectors, if A and B are two non-collinear vectors, then any vector C, then any vector C, ठीक है, if A and B are two non-collinear vectors, then any vector C in their plane, in their plane can be written as linear combination of vector A and vector B। ओके, ठीक है, स्टेटमेंट दिख रहा है सबको? बताओ हाँ या ना, स्टेटमेंट दिख रहा है? ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इस बात को समझते हैं कि कोई मेरे पास दो वेक्टर है किसी एक प्लेन में। ठीक है, मान लेता हूं कि ये जो हमारा ब्लैक व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है, तुम देखो नोटिस करके, ये जो इसकी जो मतलब विड्थ है, ठीक है, इस विड्थ को मान लेता हूँ एक्स एक्सिस है और इसके हाइट को मान लेता हूँ वाई एक्सिस है, तो ये एक प्लेन है कि नहीं, ये बताओ, ये प्लेन है कि नहीं?
ये हमारा जो बोर्ड है वो एक प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन में मेरे पास कोई दो वेक्टर है, देखो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर कुछ भी ऐसे है। याद रखना कि वेक्टर मैंने क्या बोला था कि नॉन कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर नॉन कोलिनियर होना चाहिए, कोलिनियर नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि मेरे पास ये वेक्टर है एक और दूसरा वेक्टर है ये, ओके। ये दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब मेरे पास कोई तीसरा वेक्टर है, मेरे पास ये सी वेक्टर। तो मैं इस सी वेक्टर को ए और बी को यूज करके मैं लिख सकता हूं, सी वेक्टर को ए और बी को यूज करके मैं लिख सकता हूं। समझ में बात है? कैसे लिख सकता हूं तो तुम नोटिस करके देखो कि ये जो ए वेक्टर है इसको मान लेता हूं सी वेक्टर, इसको मान लो, ये थोड़ा सा इजीली दिख जाएगा आपको, इसको मान लेता हूं। तो तुम नोटिस करके देखो कि मैं इस वेक्टर को, ठीक है, ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर को मैं उसके डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करते हुए मैं उठा के ले आया यहाँ पर बी वेक्टर पे। ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ? तो देखो ध्यान से कि मैंने बी वेक्टर ये था, मैंने ए वेक्टर को उठा के ऐसे रख दिया। रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और मान लेता हूँ कि सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर को मैंने यहाँ उठा के रखा बट इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, मतलब इन दोनों से बड़ा हो गया। ये इसका टेल है, उसका हेड है, ये मेरा सी वेक्टर है, मान लेना। तो ये तो बराबर नहीं होगा, बट बी में, बी के मैग्नेट, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं डायरेक्शन में। बी में थोड़ा सा मैं कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, बी में कोई भी एक मतलब रियल नंबर, स्केलर क्वांटिटी मान लेता हूँ कुछ भी, कि लेमडा 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चिपका सकता हूँ कि नहीं? मैंने इतना लेमडा लिया ताकि ये इसकी लेंथ बढ़ जाए, तो लेमडा 1 भी हो गया, है कि नहीं? और ए भी थोड़ा सा कम था तो मैंने ए में लेमडा 1 इधर कर दो, लेमडा 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो सी को देखो, अब सी वेक्टर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, लेमडा 1 ए वेक्टर प्लस लेमडा 2 बी वेक्टर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो क्या पता लगा कि प्लेन में कभी भी कहीं पर भी दो वेक्टर हो, लेकिन याद रखना नॉन कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर होगा, कोलिनियर हुआ तो कोलिनियर तो एक दूसरे के टर्म्स में ऐसे ही लिख सकते हैं। तो सी वेक्टर को हम कैसे इसके टर्म्स में लिखेंगे? ठीक है, कोलिनियर में क्या होगा कि क्या बोलते हैं, जो डायरेक्शंस हो जाएगा, ठीक है ना। कोलिनियर हो गया, देखो मैंने क्या लिखा है कि दो वेक्टर क्या होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। यदि कोलिनियर हो जाएगा तो हमें इस कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। यदि ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर को मान लो ऐसे मतलब सी वेक्टर भी पैरेलल है, तो फिर सी वेक्टर को मैं सिर्फ बी वेक्टर के टर्म्स में लिख सकता हूं, इन दोनों के टर्म्स में नहीं लिख सकता हूं, है कि नहीं? तो यही बात बोला कि सिंगल के टर्म्स में आप लिख सकते हो, बट हम इन दोनों की बात करें कि ए और बी दोनों के कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखना है। बट फिर सी वेक्टर को ए और बी दोनों के कॉम्बिनेशन के टर्म्स में नहीं लिख सकते, किसी एक ही के टर्म्स में लिख सकते। तो इसीलिए, लेकिन बात यहां पर क्या हो रही है कि सी वेक्टर को ए और बी दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अदरक डाले हैं चाय में? हमको आज अदरक वाली चाय पिला दीजिए। ये भी पी लेता हूँ आधे घंटे बाद, मेरा गला खराब हो गया। आधे घंटे बाद अब एक अदरक वाली, थोड़ा ज़्यादा अदरक वाली चाय बना दीजिए। समझ गए? हाँ, आपको नहीं बोल रहे बिट्टू जी, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया कि कोई भी वेक्टर यदि प्लेन में है, ठीक है, तो किसी दो वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर, तीन वेक्टर भी होता है। अच्छा, तीन वेक्टर रहेगा तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो, तीन वेक्टर भी रहेगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो डेफिनेटली लिख सकते हैं, बट हम अभी दो की बात कर रहे हैं, अभी तीन की बात नहीं कर रहे। लिखेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट दो को लिख दिया तो तीन भी, चार भी, 10 भी लिख सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया कि इफ ए एंड बी are two non-collinear vectors, if a and b are two non-collinear vectors, then any vector c in their plane can be written as linear combination of a and b। अब तुम देखो यहाँ पर ये lambda 1 lambda 2 lambda 1 comma lambda 2 not equal to 0, बताओ ये linear combination हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। और इसी को c वेक्टर जो है वो lambda 1 और lambda 2 पर डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ हाँ है ना? या ऐसे भी बोल सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी पर डिपेंडेंट है कि नहीं है सी वेक्टर?
तो इसीलिए इसको आपके बुक में ये भी लिखा रहता है कि वेक्टर डिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है, कि सी वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर पे, लेमडा 1 लेमडा 2 पर। तो वेक्टर डिपेंडेंट भी बोलता है, वेक्टर इंडिपेंडेंट भी बोलता है। कहीं कहीं लेमडा 1 लेमडा 2 पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो वहाँ इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करेंगे, तो बात बराबर है। कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन या वेक्टर डिपेंडेंस या वेक्टर इंडिपेंडेंस, तो बात बराबर है। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक और स्टेटमेंट लिखिए आप लोग। अच्छा एक बात बताओ कि यदि सी वेक्टर बराबर मैंने कहीं पे लिखा म्यू 1 ए वेक्टर प्लस म्यू 2 बी वेक्टर, तो बताओ यदि ये दोनों ट्रू है एक ही प्लेन में और उसी टाइप के वेक्टर के लिए, तो लेमडा 1 बराबर म्यू 1 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बताओ हाँ या ना? होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। ये क्या करेगा? यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी छोटी सी बात है जो कि ओबियस बात है। यूनिकली एग्जिस्ट करेगा तो ओबियस सी बात है कि लेमडा 1 और म्यू 1 को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, यदि उसी प्लेन की बात कर रहे हैं, उसी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों बात छोटी सी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो तो, अ वेक्टर नॉन कोप्लेनर विथ ए एंड बी, a vector non-coplanar with A and B, a vector non-coplanar with A and B, लिख लिया? A and B cannot retain as linear combination of A and B, cannot retain as linear combination of A and B। बताओ सही बात है कि नहीं? हेलो, सही बात है कि गलत बात है? बोलो जल्दी। हेलो, सही है भाई। यदि दो अलग अलग प्लेन में रहेगा तो हम कभी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अलग प्लेन में है तो डायरेक्शन ही चेंज है। मैग्नीट्यूड इक्वल भी है तो क्या फर्क पड़ना है कि नहीं? प्लेन एक दूसरा है, एक दूसरा प्लेन है तो डायरेक्शन ही चेंज है कंप्लीटली, और डायरेक्शन को हम इक्वल नहीं कर सकते हैं भाई। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूर रोटेट किए थे एंगल, याद करो, वेक्टर को रोटेट करा के डायरेक्शन सेम कर देते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे ना जी। बट वेक्टर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम डायरेक्शन को भी चेंज कर देंगे। ठीक है, वेक्टर में ऐसा कोई रूल नहीं है, इस तरह का कोई ऑपरेटर नहीं है कि जिससे हम जिसको अप्लाई करके और किसी वेक्टर को का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं वेक्टर में, बट डायरेक्शन जो दे दिया वही रहेगा। हाँ, अपोजिट कर सकते हैं माइनस साइन लगा के, बट आप बोलोगे किसी एंगल से मल्टीप्लाई करके घुमा देंगे। ठीक है, ऐसा कोई ऑपरेटर हम लोग के सिलेबस में नहीं है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में था। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? बोलो हाँ या ना? चलिए ये देखो बहुत छोटी छोटी पॉइंट है, बट ये याद रखना पड़ेगा आपको, और एकदम क्लियर भी होना चाहिए। याद तो होना ही चाहिए, साथ साथ क्लियर भी होना चाहिए। सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा, इन चीज़ों का आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन में। और वेक्टर आ गया, मतलब जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आ गया, तो इस बात की गारंटी दे सकता हूँ वेक्टर 3D से जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। गारंटी है, जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, हाँ जे एडवांस थोड़ा सा, अब ओबियस से बात है एडवांस है, तो 3D का तो क्वेश्चन गारंटी नहीं छूटेगा जे एडवांस में भी। ठीक है, जे एडवांस में भी 3D का क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बट वेक्टर यदि उसने टफ बना के दिया, ठीक है, तो ओबियस बात है टफ क्वेश्चन तो किसी भी चैप्टर का देगा तो जरूरी है कि सॉल्व हो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, और देखो तुम इस बात को समझना कि जेईई मेंस की बात करोगे ना, जेईई मेंस, ठीक है, जेईई मेंस की बात करोगे, मैथ्स की बात करता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से गारंटी है मिनिमम मरे हालत में 4 क्वेश्चन देगा। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन से कम कभी नहीं दे सकता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन गारंटी देगा। 3D प्लस वेक्टर से किसी भी कीमत पे 2 क्वेश्चन देगा। ठीक है, 2 से ज्यादा ही देगा, लेकिन गारंटी वर्ड बोल रहा हूं कि यानी ये 3 क्वेश्चन तो गारंटी आएगा, जो मैं लिखने जा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन गारंटी आएगा। ठीक है,
देखो कोऑर्डिनेट हो गया, 3D प्लस वेक्टर हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, एक चैप्टर याद करो, पढ़ी थी ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसमें कौन कौन टॉपिक होता है यदि याद होगा आप लोगों को तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें होता है टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक, इसमें होता है मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक, इसमें होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इसमें होता है अप्रोक्सीमेशन, एक और होता है जी, कोई याद दिलाओगे मुझे? टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा, रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशन, एक और कौन सा था? देखो टेंजेंट नॉर्मल शायद यही 4 है क्या? एक और है लेकिन 5 है जहाँ तक मुझे याद है। किसी को याद है क्या एक और? टेंजेंट नॉर्मल हो गया, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैं बोला 5। देखो ये 5 टॉपिक है जो कि ये सारा कंबाइंड होके ओडी बोलते हैं, है कि नहीं? समझ गए? हेलो, आवाज आ रहा है? अब ये जो 5 टॉपिक है ना, इस 5 टॉपिक में से गारंटी है कि मिनिमम 2 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चंस गारंटी देगा, लिख के देता हूं। और इस 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गारंटी इजी होगा और एक क्वेश्चन टफ होगा, यदि मतलब तुम्हारा लक खराब रहा, बैड लक रहा तो एओडी से, ठीक है। और बहुत मतलब जेईई मेंस लेवल पे ये बहुत इजी है, जेईई मेंस लेवल पे ये टफ नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन प्रैक्टिस मांगता है, बस मैं दिखा रहा हूँ। एओडी से एक क्वेश्चन आप गारंटी सॉल्व कर सकते हो और एक क्वेश्चन आएगा और गारंटी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लिमिट की बात करोगे, ठीक है, तो लिमिट से एक क्वेश्चन आएगा और जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन आप गारंटी से सॉल्व कर दोगे लिमिट से। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को मिक्स करके देगा, कभी देगा नहीं। फंक्शन से कोई चांस नहीं आने का, आएगा भी नहीं भी आएगा, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भूल जाओ, ठीक है। अब आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट से क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यदि पूछेगा तो इंडेफिनिट से क्वेश्चन जनरली हो जाता है, बट ठीक है हम उसको अभी नहीं मानते हैं, ठीक है। डेफिनिट को से भी क्वेश्चन पूछेगा बट हम उसको भी नहीं मानते कि तुमसे होगा। नेक्स्ट आता है एरिया अंडर कर्व, बहुत टफ नहीं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व कोई टफ नहीं है, आपको छोटी सी डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए और ग्राफ वाला पोर्शन अच्छे से आना चाहिए, वो भी डेप्थ नहीं, थोड़ा सा आप देख लेना, पेपर देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, आइडिया लग जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व से, और यदि इंडेफिनिट आप थोड़ा सा भी सीख गए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो जो हमारा चैप्टर है कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे कि ये क्वेश्चन आएगा ये भी पक्का हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आप कर सकते हो, और ये एक्सपेरिमेंट हर साल हम देखें, और जिस बच्चे को मैथ्स अच्छे से नहीं भी आता है ना, वो भी बच्चे इतने क्वेश्चन करके आ जाते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद आता है अलजेब्रा, ठीक है। कोऑर्डिनेट हो गया, कैलकुलस हो गया, 3D वेक्टर हो गया, अलजेब्रा। अलजेब्रा में किस किस चैप्टर से देखो कहां कहां से क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम से जो क्वेश्चन आएगा वो गारंटी हो जाएगा, लेंदी देगा बट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। परमुटेशन का कोई गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी का कोई गारंटी नहीं है, सीक्वेंस सीरीज का भी कोई गारंटी नहीं है, क्वाड्रेटिक का भी कोई गारंटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स का भी कोई गारंटी नहीं है। एमआर हटा दिया कि एमआर है सिलेबस में तुम लोग का, ठीक है। एमआर से एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, यदि स्टेट्स भी सिलेबस में है तो स्टेट से भी एक क्वेश्चन गारंटी आता। इतने क्वेश्चन कितने हो गए, 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 अच्छे 13, ये 13 क्वेश्चन ना आउट ऑफ 25 आप आराम से निपटा के आ सकते हो। ये मैं गारंटी देता हूँ कि इधर से आप क्वेश्चन करके आ जाओगे। जेईई मेंस की बात करें, हम एडवांस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। एडवांस के टाइम पे एडवांस की बात कर देंगे आपको, ठीक है। एडवांस के टाइम पे हम बता देंगे किधर से क्वेश्चन गारंटी है, तो किस पोर्शन को फुल स्ट्रॉन्ग करो। और एडवांस में तीनों सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग फुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ चैप्टर्स को मतलब कुछ, जैसे कैलकुलस वाला पोर्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यदि आपने कैलकुलस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो लिख के देता हूँ एडवांस में मार्क्स आ जाएगा। और कैलकुलस ऑब्वियस सी बात है कंसेप्चुअल चीज़ है, इजी है मेरे ख्याल से, कंपेयर टू कैलकुलस सबसे इजी है, देन कोऑर्डिनेट इजी है और देन अलजेब्रा इजी है। टफ देखे तो तीनों में अलजेब्रा टफ होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है, जी एडवांस की हम बता देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये कॉम्बिनेशन आप फिक्स करके रखोगे ना, हम गारंटी देते हैं आपसे 13 नंबर 13 क्वेश्चन गारंटी सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। ये मरे हालत में बोल रहा हूँ कि वर्स्ट केस में, ठीक है। और जिसको मैथ्स नहीं आता है तो वो तो वर्स्ट केस ही लेके चलेगा, 13 को मल्टीप्लाई करोगे 52 मार्क्स आएगा,
ठीक है, इसमें मतलब गारंटी है, ये सारे जो पार्ट है ना ये इजी पार्ट है। यहां से यही से क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, इससे क्वेश्चन कर देना। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको लगे कि भाई चांस से आ भी सकते हैं, छोड़ दो उसको। सारे कोई जो जिसको मैथ्स जिसका स्ट्रांग नहीं है तो उसको ऑब्वियस बात है क्वेश्चन मैथ्स का छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना सीखना पड़ेगा आपको। 52 मार्क्स कम नहीं होता है मैथ्स में, 100 में से 52 मार्क्स कम नहीं होता है। ये मत सोचना कि बोर्ड में तो सर 80-90 आता था, यहाँ जरूरी नहीं, 80-90 तो टॉपर के आते, ठीक है। 52 मार्क्स काफी होते, मतलब इतना होते सफिशिएंट कि आपको ये अंदर 15K के अंदर रैंक दिला सकता है, समझ गए। 52 मार्क्स आपके गारंटी इधर आ जाएंगे। और यदि आप इसी रेशियो में मान लो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ले आते हैं, ठीक है, 52 फिजिक्स में भी 52 केमिस्ट्री में, तो देख लो कितने मार्क्स हो गया, मतलब कुल मिला के 52% मार्क्स हो गया ना। हाँ मतलब 52% हुआ सभी में, 50-50, 100 में से 156, तो 52% पे, ठीक है। आप कोई भी मतलब बहुत इजी वाले भी, मतलब आपका बहुत लक खराब है तो किस तरह का सेशन आपको मिलेगा, जिस सेशन में मान लो कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट बैठ गया, ठीक है, जिस सेशन में सारे बच्चे इंटेलिजेंट बैठ गया तो ऑब्वियस बात है उस सेशन में जो परसेंटाइल का कट ऑफ जाएगा वो क्या जाएगा, है कि नहीं। ये मतलब ये जो सेशन वाला में ये चीज ना बहुत ही गलत है कि उस सेशन, मान के चलो कि जिस सेशन में मतलब तुम्हारा सेशन है उसमें सारे बच्चे इंटेलिजेंट बैठ गया, A to Z बच्चे इंटेलिजेंट बैठ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाएगा। और एक ऐसा सेशन है जिसमें सारे बच्चे गधे ही हैं, क्योंकि जब रोल नंबर सेशन अलॉट करता है तो क्या बोलते हैं, एग्जामिनर तो ये नहीं, मतलब जो सेशन अलॉट करता है तो वो लोग ये तो नहीं जानते कौन बच्चा इंटेलिजेंट है कौन बच्चा वीक है, वो तो रैंडमली करता है। तो यदि आपके सारे बच्चे डफर आ गए तो आपका कम मार्क्स में भी अच्छे परसेंटाइल आ जाएगा, और सारे बच्चे इंटेलिजेंट आ गया तो आपका अच्छे मार्क्स में भी कम परसेंटाइल आएगा, समझ गए। और ये बहुत बड़ा आयरनी है इस सिस्टम का, मतलब ये जो सेशन वाला सिस्टम होता है ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही डेंजरस है। और ये मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे बच्चे के साथ इनजस्टिस हुआ है। मैंने देखा है कि जो बच्चे को मैथ्स में कुछ नहीं आता था, ठीक है, उन लोगों के 15 मतलब 12-13 हजार रैंक आया, और जिन बच्चों को अच्छा खासा था उसका 25-26 हजार रैंक आ गया, ठीक है। जबकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो किसी भी एंगल से डिजर्व नहीं कर रहा था 12-13 हजार रैंक, और वो भी किसी एंगल से 25-26 हजार डिजर्व नहीं कर रहा था, बट इसके कारण हुआ है ऐसा। खैर तुम्हारा लक, इसमें लक ही काम करेगा, इसमें कोई दिमाग वाली बात काम नहीं करेगा। और 52% आएगा तो किसी भी, चाहे आपको मतलब वर्ष से वर्ष वाला भी सेशन मिला ना, कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट वाला भी सेशन मिला, ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि 52 परसेंटाइल पे 95 परसेंटाइल से ऊपर गारंटी है कि मार्क्स आ जाएगा। ये मिनिमम बोल रहा हूं, मरे हालत में बोल रहा हूं। और 95 परसेंटाइल से ऊपर आया क्या तो लास्ट में देते हैं, लेकिन परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आता है ना रैंक, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लक मैटर करता है, ये फैक्ट है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लक मैटर नहीं करता है। तो ये 95 परसेंटाइल आपका गारंटी आ जाएगा, और 95 परसेंटाइल से ग्रेटर आ जाएगा, और 95 परसेंटाइल से यदि अच्छा आ गया तो आप इस बात की श्योरिटी देता हूं कि लेस देन 20,000 के अंदर रैंक आएगा, और लेस देन 20,000 के अंदर रैंक है तो आपको NIT पक्का मिल जाएगा, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट देना सही नहीं है कि ST वाले चिल या SC वाले चिल, ये सब स्टेटमेंट मत दो, ठीक है, ये सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, जिसको मैथ्स में थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मैथ्स में हमारा सर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता है, उन बच्चों के लिए ये स्ट्रेटजी था, ठीक है। जिन लोगों को रहता है ना कि मैथ्स में क्वेश्चन देता हूँ बोलते हैं कि सर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता है, उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, लिख के देता हूँ कि क्वेश्चन, हाँ अब इसमें गलत करके आ जाओगे, जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक्स करके आ जाओगे तो फिर उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। ठीक है, ये कैटेगरी सबका डिस्कशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्लास में, तो ये सब बेकार चीज होती है, ठीक है, तो ये सब स्टॉप करो।
ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है उसको फॉलो करो, दैट्स इट। ये बहुत बहुत बड़ी बहस की चीज़ है। किसी भी एंगल से आप ये नहीं बोल सकते हो कि SC ST गलत है, और किसी एंगल से ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जिसको रिजर्वेशन मिल चुका है उसको फिर से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो देना भी गलत नहीं है, और जो लोग यूज कर चुका है रिजर्वेशन को, देखो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसीलिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इन सब पे डिस्कस करना। बिल्कुल जो चल रहा है आपको उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। इसीलिए तुम सही भी मानो, जो मानना है तुम मानो, ठीक है। रही बात मेरा पर्सनल ओपिनियन, डोंट वरी, मेरा पर्सनल ओपिनियन दोनों लोग के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिए कि मतलब ये स्ट्रेटजी, जिन बच्चों की मैथ्स वीक है वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना जो मैंने लिखा था, मैं मिटा दिया, बट उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, ठीक है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, ठीक है। और यकीन मानो, ठीक है, कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 50% मार्क्स एकदम रखा हुआ है, 50% मार्क्स मैथ्स में कम नहीं है। चले अब दूसरा, ये पॉइंट समझ में आ गया था कि किसी भी दो वेक्टर को किसी भी एक वेक्टर को दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं यदि वो नॉन कोलिनियर होगा तो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये तो सिंपल पॉइंट है, जो कोई ऑब्वियस ही पॉइंट है, क्या कि एनी वेक्टर बी कोलिनियर विथ ए, एनी वेक्टर बी कोलिनियर विथ ए वेक्टर, ठीक है, एनी वेक्टर बी कोलिनियर विथ ए वेक्टर, ठीक है, कैन ऑलवेज बी रिटेन एज ए इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर वेयर लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है कि नहीं? सही बात है, ये तो बहुत बार लिख चुके हैं, अरे सही बात है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि if B is non-collinear, if B is non-collinear vector with a vector, ठीक है, with a vector, then it cannot retain as, it cannot be retain as in terms of B, in terms of B वेक्टर। सही बात है कि नहीं कि यदि ये नॉन कोलिनियर हो गया, ठीक है, तो हम ऑब्वियस बात है नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या बताया कि डायरेक्शन को चेंज करने का हमारे वेक्टर में कोई रूल नहीं दिया गया है, ठीक है। हमें उसके मैग्नीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में था डायरेक्शन, याद करो, जो ऑपरेटर था ई के पावर, ठीक है, तो उसमें था हमारे पास ये रूल, बट इसमें ये रूल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिखा, ध्यान दो कि इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। वर्षा जोशी कौन तुम्हारे बगल में आ गया है? तुम्हारा भाई आ गया क्या? इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, then vectors, and if lambda 1 a vector plus lambda 2 b vector, ठीक है, lambda 1 a vector plus lambda 2 vector is equal to 0 वेक्टर है, तो दिस implies, इस बात की गारंटी है क्या कि lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to 0 होना पड़ेगा। बताओ सही बात है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। हाँ, आया समझ में? नहीं आया ना? ठीक है, समझते नहीं आया, सब ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा ये है। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है क्या कि मेरे पास मतलब दो वेक्टर है जो कि नॉन कोलिनियर है, ओके। तो यदि ये नॉन कोलिनियर है और हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर को, अरे यार इंक ही नहीं निकल रहा है इसमें से, कि ये दोनों मान के चलो नॉन कोलिनियर वेक्टर है ए एंड बी। यदि ए एंड बी कोलिनियर होता तब तो ऑब्वियस सी बात है
कि यदि ए एंड बी कोलिनियर होता, ठीक है, ए और ऐसे बी कोलिनियर होता और इन दोनों को मुझे कैंसिल करना होता, तो मान लो कि इसमें कुछ ना कुछ लेमडा से मल्टीप्लाई मैं कर देता, तो ऑब्वियस बात है एक दूसरे को कैंसिल कर देता ये, है कि नहीं। मतलब इसमें बी वेक्टर में माइनस, मान लो कि ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, तो इसमें यदि -2 भी लिख दूंगा और प्लस ए कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। अरे हो जाएगा, डायरेक्शन तो सेम है और इसका लेंथ 5 है और माइनस से मल्टीप्लाई कर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो दोनों 10 हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। अरे हाँ है ना, हाँ अरे एक लाइन के अलोंग होता है, एक लाइन पर नहीं होता है, ठीक है, एक लाइन के अलोंग होता है, हाँ बिल्कुल एक लाइन के, मैंने बताया था कि पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर एक लाइन के अलोंग होगा, पैरेलल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब सॉरी, एक लाइन पर जरूरी नहीं है कि पॉइंट एक लाइन पे होता है, बट जब वेक्टर की बात करेंगे तो एक लाइन के अलोंग होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। मैंने ये बताया था मैंने स्टार्टिंग की क्लास में कि इस बात से कंफ्यूज मत होना कि एक ही लाइन पर होता है, ऐसा नहीं, एक लाइन के अलोंग होना चाहिए। समझ में बात आई, समझ गए, ओके। तो देखो कि देखो जब कोलिनियर होता तो मैं ऐसे लिख सकता, लेकिन यदि ये नॉन कोलिनियर है, यदि ये नॉन कोलिनियर है तो इस बात की गारंटी, और यदि ये जीरो वेक्टर है, ठीक है ना, ये जीरो वेक्टर है, ये दोनों मिलके ये जीरो वेक्टर बना रहा है, तो इस बात की गारंटी है, ठीक है, कि लेमडा को भी और लेमडा 1 को भी और लेमडा 2 को भी जीरो होना पड़ेगा। यदि लेमडा 1 और लेमडा 2 जीरो नहीं होगा तो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, ये आपस में कभी कैंसिल आउट हो सकता है क्या, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। और यदि ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। एक मिनट होल्ड करना, यार कहाँ चला गया, ठीक है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2। और देखो इसको दूसरे तरीका से भी जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे कि इसको तुम इस तरफ लेके चले जाओ, इसको तुम इस तरफ लेके चले, तो इस तरफ लेके चले जाऊंगा तो लेमडा ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा 2 बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं, माइनस साइन ले लो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ है ना। और यदि ये हो गया तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इंटू बी वेक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। और इस इन दोनों को मैं मान लो तो लेमडा, कोई कांस्टेंट टर्म आएगा तो उसको मैं लेमडा मानता हूँ, लेमडा बी वेक्टर। तो ये तो क्या हो गया, यदि ऐसा हो गया तो इसका मतलब ए और बी क्या है, कोलिनियर है। हाँ, तो ए और बी यदि ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ए और बी क्या है, कोलिनियर है, जबकि हम क्या कंसीडर किए, ए बी नॉन कोलिनियर, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। यदि ए और बी मतलब लेमडा 1 लेमडा 2 जीरो नहीं हुआ तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो लेमडा 1 लेमडा 2 को जीरो होगा तभी जाके ये जीरो हो सकता है, नहीं तो ये कभी जिंदगी में जीरो नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं स्टेटमेंट, बताओ हाँ है ना, आया समझ में। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। मैंने क्या बोला कि हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, और ये दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मतलब क्या हुआ कि एक लाइन के लॉन्ग नहीं है, ठीक है। और यदि कोलिनियर मतलब क्या हुआ, तो ये लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये क्या है, कोलिनियर है। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये क्या है, इस लाइन के लॉन्ग है, ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर मतलब किसी लाइन के लॉन्ग होना चाहिए वेक्टर। तो हमारा वेक्टर नॉन कोलिनियर है। यदि ये वेक्टर नॉन कोलिनियर है तो एक का डायरेक्शन ऐसे है और दूसरा का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये आपस में कभी भी कैंसिल कर सकता है आपस में, ठीक है। लेमडा 1 और लेमडा 2 के किसी वैल्यू के लिए, यदि मतलब मैंने क्या बोला था कि यदि ये कोलिनियर होता, ये वेक्टर ऐसे होता और ये वेक्टर ऐसे होता, ये मेरा 5 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो ये आपस में कैंसिल कर सकता है, ठीक है। कैसे कि ये मान लो कि ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड 5 था और इसका 10 था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2a वेक्टर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस 2a वेक्टर प्लस 10, मतलब 2a वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। डायरेक्शन तो सेम है, तो ये देखो आपस में कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। तो लेमडा 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया मैंने, -2, और लेमडा 2 की वैल्यू क्या लिया 1, है कि नहीं, लिया ना जी। तो यहां पर कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू कुछ रख करके कभी कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं सेम है,
डायरेक्शन ही नहीं कोलिनियर है। डायरेक्शन या तो कोलिनियर होगा या अपोजिट में होगा, या मतलब कोलिनियर होगा कुल मिला के, तभी तो वो कैंसिल आउट होगा आपस में किसी वैल्यू के लिए, तभी तो जीरो देगा। जब डायरेक्शन ही अपोजिट नहीं है तो किसी और डायरेक्शन में, तो कभी ये जीरो हो ही नहीं सकता, और कभी जीरो नहीं हो सकता। और मैं जबरदस्ती इसको जीरो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि λ1 और λ2 की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहला एक्सप्लेनेशन मैंने ये दिया, समझ में आया कि नहीं? एक्सप्लेनेशन समझ में आया। दूसरा एक्सप्लेनेशन कॉन्ट्राडिक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे कि मैंने बोला क्या, ठीक है, मैंने ये बोला कि λ1 ए वेक्टर इज इक्वल टू, यदि मैं इसको इस वेक्टर को राइट हैंड साइड लेके चला गया, ठीक है, इस वेक्टर को राइट हैंड साइड चला गया, तो λ1 ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस λ2 बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस λ2 अपॉन λ1 वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये जो है ये कोई रियल नंबर है, तो उस रियल नंबर को मैंने लैम्डा सपोज कर लिया, तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर हो गया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। जबकि हम क्या कंसीडर किए थे कि ए और बी वेक्टर क्या है? नॉन कोलिनियर। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। यदि मैं ऐसे करूँ तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। यदि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो इसका मतलब जो हम एजम्पशन किए थे ये चीज़, ठीक है, ये एजम्पशन गलत, ठीक है, हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसीलिए λ1 और λ2 को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि λ1 और λ2 यहाँ जीरो होगा तो देखो ना, 0/0 क्या होता है? इंडिटर्मिनेट होता है, वैसे भी नहीं पता लगेगा। कुल मिला के समझ में आया दोनों मेथड। मैंने ये बोला कि इसको मैं यदि इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो कोलिनियर आ रहा है, जबकि हम कंसीडर करके नॉन कोलिनियर चले थे। तो नॉन कोलिनियर आता तब तो सही स्टेटमेंट था, तो कोलिनियर आ गया, तो इसका मतलब जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं वो मेरा गलत है, ठीक है। तो गलत है, हाँ गलत है, तो इसीलिए हमारा जो स्टेट, यदि ये लीनियर हो जाएगा तो ये गलत है, तो इसीलिए ये λ1 और λ2 की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। तो λ1 और λ2 पक्का है। यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इस बात की गारंटी है कि λ1 इज इक्वल टू λ2 इज इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? ठीक है। देखो ये चीज समझ में आ गया, तो इसी से हम प्लेन के लिए एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। वहां डायरेक्टली हम लिख देंगे, वहां हम डिटेल में वर्जन जाके नहीं हम समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है। फिर वैसे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट था, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि कहीं पर ए और बी क्या है? हमारा नॉन कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, कि ए और बी जो है हमारा क्या है? नॉन कोलिनियर वेक्टर। यदि ए और बी नॉन कोलिनियर है, ठीक है, तो इस बात की गारंटी है, मतलब, और ये गिवन है कि लेट ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर एंड इफ, ठीक है, कि λ1 ए वेक्टर प्लस λ2 बी वेक्टर इज इक्वल टू μ1 ए वेक्टर प्लस μ2 बी वेक्टर कहीं पर है, सपोज ये कहीं पे गिवन है, ठीक है, देन इस बात की गारंटी है यदि ये नॉन कोलिनियर होगा तो λ1 बराबर μ1 हो जाएगा और λ2 बराबर μ2 हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? और लॉजिक दूं तो लॉजिक दूंगा तो देखो सिंपल लॉजिक है। अभी थोड़ी देर पहले बोला, इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? λ1 माइनस λ2 इंटू ए वेक्टर प्लस μ1 माइनस μ2 इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा कि नहीं? जीरो वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, है ना? हो जाएगा। अब ये दोनों यदि जीरो हो गया, और अभी मैंने बोला था, अभी मैंने प्रूफ किया था कि ये इंडिविजुअल जीरो होगा, ये इंडिविजुअल जीरो होगा, तो यदि ये इंडिविजुअल जीरो होगा, ठीक है, हाँ ये इंडिविजुअल जीरो होगा, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ क्या होगा? λ2, ठीक है। तो λ1 μ1 बराबर जीरो हो गया, तो यहाँ से λ1 बराबर μ1 आ गया, वहाँ से λ2 बराबर μ2 आ गया कि नहीं? आ गया। और ये बात होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आई ये बात? हेलो, ठीक। देखो ये सारी बातें ना एकदम जुबान पे होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। सारी बातें आपको बाद में रियलाइज होगा कि क्यों पढ़ाया गया था, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में वेक्टर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? एनसीईआरटी बुक से पढ़ी थी ना 12th क्लास में?
अरे पढ़ी होंगी ना, नहीं पढ़ी थी क्या? तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है अलग वो चीजें भी आएगी, वो चीजें धीरे धीरे आएगी, ठीक है, जो चीज आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये पहला था पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो उसी का एक्सटेंशन है, ये जो मैंने लिखवाया था इसी का एक्सटेंशन है। इसका एक्सटेंशन क्या है, ध्यान देना कि मेरे पास सपोज कि ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। जैसे नॉन कोलिनियर कोलिनियर था 2D में, तो वैसे 3D में कोप्लेनर मैं ले रहा हूँ, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन ठीक है, लेट दिस इफ एंड इफ, यदि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, एंड इफ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 1 ए वेक्टर लेमडा 2 बी वेक्टर प्लस लेमडा 3 सी वेक्टर इज इक्वल टू है लेमडा 2 ए वेक्टर प्लस म्यू 1 ए वेक्टर प्लस म्यू 2 बी वेक्टर प्लस म्यू 3 सी वेक्टर। यदि ये आपस में इक्वल है तो इस बात की गारंटी है, देन दिस इम्प्लाइज क्या कि लेमडा 1 बराबर म्यू 1 हो जाएगा, लेमडा 2 बराबर म्यू 2 हो जाएगा, लेमडा 3 बराबर म्यू 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सेम जैसे हमने नॉन कोलिनियर लिया उस केस में 2D में, 3D में जब जाएंगे, प्लेन 3D में जाएंगे, और यदि मैं किसी तीन वेक्टर को, यदि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो इस बात की गारंटी है कि एक वेक्टर को यदि दूसरे वेक्टर के बराबर, यदि ये तीनों आपस में बराबर हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में बात ये आया कि नहीं आया? ठीक है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर ही लिख दिया, ऑल्दो मैं बाद में लिखता बट यहीं पे लिख दिया जानबूझ के। अब देखो एक बात और बताओ, ये बात ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि ये बात मैं पहले समझा चुका हूँ, तो उसी बात का एक्सटेंडेड वर्जन है। इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, कि ए बी सी को हम क्या बोल रहे हैं कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, कि लेट इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, देन एनी वेक्टर डी, देन एनी वेक्टर डी कैन बी यूनिकली रिटेन, ठीक है, कैन बी यूनिकली रिटेन एज डी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा 1 ए वेक्टर प्लस लेमडा 2 बी वेक्टर प्लस लेमडा 3 सी वेक्टर। ठीक है, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। याद करो जो मैंने 2D में बोला था, ठीक है, जो मैंने 2D में बोला था कि किसी ए वेक्टर सी वेक्टर को ए और बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे ही 3D में हो जाएगा। ठीक है, कि कोई डी वेक्टर है तो उसको ए बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे इसको कि समझ में आ गया? जल्दी बोलो। 2D का एक्सटेंडेड वर्जन ये है, तो बताओ समझ में आ गया कि एक्सप्लेन करूं? जल्दी बोलो। हाँ, ये ऑब्वियस बात है, यदि एक ही प्लेन में होगा तब तो भाई 2D हो गया ना। यदि मेरा जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, समझ बात है कि ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। यदि ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, कोई डी वेक्टर है, तो उस डी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, देखो समझ में आएगा। तो जैसे देखो कि जैसे मैंने एक्स वाई जेड, जैसे एक्स वाई जेड हमारा 3 एक्सिस है। अब ये 3 एक्सिस जो है कितने प्लेन को कंटेन, मतलब 3 एक्सिस जो है उसमें एक एक्स वाई प्लेन होगा, एक वाई जेड प्लेन होगा, एक जेड एक्स प्लेन होगा, है होगा 3 प्लेन, होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। तो याद करो आप लोग फिजिक्स में ये बात लिखी होगी क्या कि मतलब जैसे कि एक्स एक्सिस पे कोई ए आई वेक्टर है, ए आई कैप वेक्टर है, ठीक है ना, जैसे 5 आई कैप वेक्टर है, तो 5 आई कैप वेक्टर किस प्लेन पर है? एक्स वाई पर है। सिमिलरली 2 प्लेन पर होगा, लेकिन 2 ही प्लेन पे होगा, तीनों प्लेन पे तो नहीं हो सकता, किसी 2 प्लेन पर होगा, है कि नहीं?
तो मान लो कि दो प्लेन पे है, जैसे एक्स वाई पर है और उसके नीचे वाले प्लेन पर भी होगा, ठीक है, तो दो प्लेन पर ही होगा, तीनों प्लेन पर तो नहीं होगा। वैसे ही बी जे कैप है वो किसी दो प्लेन पे होगा, और सी जे कैप है वो, सी जेड कैप है वो तीसरे किसी प्लेन पे होगा। होगा कि नहीं, आई जे के सॉरी जेड के कैप, सी के कैप, ये तीनों ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ये तीनों अलग अलग प्लेन पे होगा कि नहीं होगा, बताओ आया ना, होगा। अरे ये तीनों जो है आपस में कोप्लेनर तो नहीं है, ये तीनों आपस में कोप्लेनर है क्या, नहीं है ना, नहीं है। और यदि नहीं है तो याद करो कोई डी वेक्टर ओरिजिन से पास करता हुआ यदि मैं लिखूंगा तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, कोई स्पेस में कोई पॉइंट था तो लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे। तो ये तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, आया सबको समझ में। तो ये बात मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ हाँ ना। किसी को नहीं आया तो जल्दी बताए कि सर फिर से एक्सप्लेन करो, ठीक है। याद रखना, इमेजिन करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो जिस तरह से हम टू डायमेंशनल मतलब किसी प्लेन में, ठीक है, किसी दो वेक्टर गिवन है, ठीक है, उस दो वेक्टर को किसी तीसरे वेक्टर को दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, वैसे ही स्पेस में यदि मेरे पास कोई तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और मुझे स्पेस में कोई पॉइंट लेना है, कोई वेक्टर लेना है, तो मैं उन तीनों के कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। और यही बात ये कहना चाह रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना, आया समझ में। तो याद करो जब दो नॉन कोलिनियर था तब याद करो लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 बराबर 0 हुआ था। तो इसी का देखो जब ये लिखे थे नॉन कोलिनियर में, उसके बाद ये वाला प्रूफ किए थे ना पार्ट, अरे याद करो ना, अभी लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 बराबर 0। तो देखो इसी के जस्ट बाद इसको आप सोचो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, आया समझ में सबको, ठीक है। जनरली यहाँ पर मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ जब जनरली बच्चे क्लास में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अच्छी बात है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे। चलिए ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई, ओके। ठीक है, तो हम डी वेक्टर को लिख सकते हैं इसके फॉर्मेट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बताओ यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, हेलो, आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इन स्पेस लिख लो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जो अभी मैंने इमेजिन कराया था वही बात मैं बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन फॉर्म ऑफ, इसको नॉर्मल ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ट्रेड मतलब तीन, नॉर्मल ट्रेड्स मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड जे कैप के फॉर्म में लिखते हैं, वही बात ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये बात सभी लोगों को पता है, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं, ध्यान से समझना, ये 2D में मैं 3D समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा आपको, और एक बार में समझ जाना, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो याद करो कि हमारा इस तरह से, ठीक है, ये मेरा x है, ठीक है, और ये मेरा y है, इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, जनरली हम इसी को हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है। ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। अब मुझे कोई p वेक्टर है, जो देखो याद रखना ये क्या है, मतलब इस तरह से सिचुएशन है, ठीक है, इस तरह से सिचुएशन है कि मेरे पास देखो ये तीन पेन है, देखो ध्यान से, देख रही है, दिख रहा है सबको, देखो ब्लू है और ये सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। तो ये है मेरे पास, ये तीन एक्सिस है, ओके।
तो ये एक ग्रीन वाला हो गया मान लो एक्स एक्सिस, ब्लैक वाला हो गया मेरा वाई एक्सिस, और ऊपर वाला जो ब्लू वाला है मेरा जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब स्पेस में मैं कोई ये पॉइंट रखा, ठीक है, देखो ये जो मेरा ये जो मैं रख रहा हूँ ये कोई पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का यदि मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है, और इसको नॉर्मल ट्रेड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर पे होता है एक्स वाई जेड एक्सिस, इसलिए नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है मैथ्स में, और ट्रेड मतलब तीन, तो इसलिए तीन है, तो इसी को ये वर्ड लिखते हैं। तो मान लो कि मेरा जो मेरा चुटकी है, ठीक है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, याद करो फिजिक्स में आप पढ़ी होंगी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जेड कैप रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, पढ़ी थी ना फिजिक्स में, ठीक है। तो प्लेन में ये भी कोई भी मतलब ये चुटकी मैं घुमाऊँ, कहीं पर भी घुमाऊँ स्पेस में, देखो तो इन सभी को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यही बात मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, ऑल्दो आप जानते हो बट ठीक है, एक बार और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 2D को ही यूज करके हम 3D में लिख रहे हैं, ओके। तो थोड़ा सा समझना, तो ओरिजिन मेरा ये है, ओरिजिन से मुझे ये है, तो यही मेरा पोजीशन वेक्टर होगा, इसका यही क्या होगा, मेरा पोजीशन वेक्टर होगा। ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरा क्या होगा, यही वाला P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। अब इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करके देखो कि थोड़ा सा एक बार देखना जरा, मैं पहले समझा देता हूँ इस पर, थोड़ा सा देखना जरा। देखो मेरे पास ये 3 है, देखो दिख रहा है क्या, ये 3 ऐसे दिख रहा होगा, सही है ना, दिख रहा है। देखो अब मैंने ये जो 3 है, ठीक है ना, ये 3 है मेरे पास, ठीक है, ये 3 है। अब ये 3 मान लेता हूँ कि ये तुम्हारे तरफ जो जा रहा है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस, ओके। अब ये 3 है, ठीक है। अब देखो कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, स्पेस में मान लेना एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, तो देखो ध्यान से, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डलेगा ना। और देखो ये एक बात और समझना पहले, कि ये जो मेरा ब्लू वाला पेन है, और ये जो मेरा रेड वाला पेन है, ब्लू वाला पेन और रेड वाला पेन है, इन दोनों के बीच से जब मैं एक वेक्टर निकालूंगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा कि नहीं बीच से। मान लो कि ये ए वेक्टर, ये एक्स आई कैप है, और ये वाई जेड कैप है, तो इन दोनों के बीच से क्या निकलेगा वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बीच से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ हाँ या ना। अब मेरा पॉइंट यहाँ पर था कि नहीं था, यहाँ पर मेरा पॉइंट था, देखो मेरा चुटकी, देखो ये जो है ये मेरा पॉइंट है कि नहीं। अब इस पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा इस प्लेन पे, ये जो प्लेन है मेरा मतलब ये जो ब्लू वाला और रेड वाला मिलकर जो प्लेन बना रहा है, उसको परपेंडिकुलर डलेगा कि नहीं, ये चुटकी वाले पॉइंट से इमेजिन करो, डलेगा। जब इस पर मैं डालूंगा प्लेन, तो देखो, और इन दोनों को मिला दूंगा, ये 90 बन जाएगा कि नहीं, ऐसे करके ये 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे करके देखो, ऐसे करके आएगा, और ऐसे करके 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ये 90 बनेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं। मतलब अब जब ये 90 बनेगा, और इसको जब यानी जेड से इस पर मिलाएंगे, ठीक है। अब देखो तो मैं ऐसे समझाऊं, तो देखो ये ऐसे करके एक पेन है जो कि बीच से निकल रहा है, देखो बीच से निकल रहा है, तो ये बीच वाला का यदि मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, बीच वाला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों का, हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो इसके पैरेलल मैंने एक और वेक्टर ऐसे खड़ा कर दिया, देख रहे हो, मतलब इसके मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल ऐसे एक खड़ा कर दिया, और जो मेरा चुटकी था, ये वाला चुटकी था, ये जो नॉब मतलब नीब है इस पेन का, यही था मेरा, इसी का पोजीशन वेक्टर निकालना था। अब इसको यदि ओरिजिन से मिला दूंगा, इसको यदि मैं ओरिजिन से मिला दूंगा, तो यही ओपी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं। जब ओरिजिन से इस नीब को मिला दूंगा, तो यही ओपी वेक्टर होगा कि नहीं होगा। तो ये वेक्टर क्या था मेरा, ये वेक्टर मेरा ए कैप प्लस बी जे कैप था, रेड ये वाला है कि नहीं, ए कैप प्लस बी जेड कैप था, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, सी के कैप। अब इससे जब मिलाऊंगा तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से क्या बनेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जेड कैप बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। तो मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ से कि ओपी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ओपी वेक्टर को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया होगा।
अब इसी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं, अब जब ऐसे ही समझ में आ गया तो कोई मतलब ही नहीं। मान लेता हूँ कि ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये कोई मान लेना ओ ए, ठीक है, और ये मान लेना बी, और ये मान लेना सी, मतलब कोई ए बी सी, मतलब जो वेक्टर है, मतलब ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी। तो ओ ए वेक्टर इसमें क्या हो जाएगा जी? ओ ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए आई कैप लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ हाँ या ना? लिख सकता हूँ। ओ ए वेक्टर को ए आई कैप है कि नहीं? और ओ बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी जे कैप। और ओ सी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? सी के कैप। और ओ पी वेक्टर को सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हो जाएगा नहीं? तो ये पी पी वेक्टर का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमेशा क्या होगा, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। उसी बात को मैंने ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से प्रूव करके दिखाया कि देखो ओ पी वेक्टर ये निकल के आ रहा है। आई होप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? अब देखो, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का जब हम बोलेंगे एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि किसी वेक्टर का, ठीक है, किसी दूसरे वेक्टर पे जब प्रोजेक्शन निकालना होता है तो हम डॉट लेते हैं। हम ये बात बताएंगे और ये समझाएंगे क्या होता है प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ये ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या होगा? बीजे वेक्टर, जो कि मैं वहां प्रूफ कर दूंगा। ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस क्या होगा? ओ सी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा? सी के कैप। ओपी वेक्टर का ऑन एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा? ओ ए कैप, ओ ए वेक्टर, और ओ ए वेक्टर क्या है? ए कैप के बराबर है। तो ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा कि ये प्रोजेक्शन वाला वर्ड मैं इंट्रोड्यूस किया है। मैं आपको प्रोजेक्शन जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या डॉट प्रोडक्ट, तो वहाँ पर जब मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं प्रोजेक्शन बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। वहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि देखो ये ओ पी वेक्टर का ये ए आई कैप आ रहा है, ठीक है। हाँ, वर्षा की क्लास बार बार लीव हो रही, तो इसका मतलब है वर्षा को बोलो एक बार ऑन ऑफ करके बोलो करने के लिए, नहीं तो उसका जीमेल आईडी चेंज करके बोलो करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत बच्चे का जीमेल आईडी चेंज कर देता है तो सही हो जाता है। तो एक बार बोलो जीमेल आईडी चेंज करके फिर उससे लॉगिन होने के लिए, ठीक है। तो यदि नेटवर्क इशू नहीं है, अदरवाइज नेटवर्क इशू होगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गया यहाँ तक कि ए मतलब ओपी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। और ए आई कैप कुछ नहीं है। और यदि आप थोड़ा सा याद होगा तो याद करो, 2D में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ये बात कि कोई ये ए वेक्टर है, तो फिजिक्स वाले सर आपको बताए होंगे कि ये थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है? ए कॉस थीटा पढ़े थे। और ये डिस्टेंस कितना हो जाता था? ए साइन थीटा, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स में जनरली ये बात नहीं बताया जाता है, बट यदि बताए होंगे तो ये बात बताए होंगे कि ये बात तो पता ही होगा कि कोई ये मेरा कोई फोर्स है, तो इस फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या फोर्स लग रहा है? ए कॉस थीटा लग रहा है, मैग्नीट्यूड, ये तो पढ़े ही होंगे आप। ये जो ए वेक्टर मेरा कोई फोर्स है, तो ए वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग क्या फोर्स लगा रहा है? तो क्या बोलोगे? ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड से लगा रही। तो ये कुछ नहीं, ये जो ए का जो मतलब एक तरह से आप लोग फिजिक्स में कंपोनेंट वर्ड यूज किए होंगे, है ना, है कि नहीं? कंपोनेंट वर्ड, ये वर्ड आप फिजिक्स में सर यूज किए होंगे, ठीक है। बट इसी कंपोनेंट को हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो प्रोजेक्शन बोलते हैं। मतलब ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस वो है हमारा ए कॉस थीटा, और इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या है? हमारा ए साइन थीटा। तो मैथमेटिक्स में उसको हम कंपोनेंट वर्ड भी यूज करते हैं और प्रोजेक्शन वर्ड भी यूज करते हैं। फिजिक्स में जनरली कंपोनेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा मैं अभी आपको इंट्यूशन दे दिया, ठीक है, कि थोड़ा सा पता लगे, बट ये प्रोजेक्शन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये जब मैं बताऊंगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? अरे आगे बढ़ो, ठीक है। एक वर्ड और है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, जो कि इंट्रोड्यूस मैं करूंगा, मेन सारे स्टोरी मैं बताऊंगा आपको 3D स्टार्ट होने पे, समझ गए। बट यहाँ पे
क्योंकि वेक्टर में भी कभी कभार डायरेक्शन क्वेश्चन यूज कर लेगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ डायरेक्शन क्वेश्चन को। तो डायरेक्शन क्वेश्चन होता क्या है, इस बात को समझना पहले कि याद करो जब हम 2D पढ़ रहे थे तो 2D में जब हमें किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन चाहिए था तो हमने क्या डिफाइन किया था, स्लोप डिफाइन किया था, है कि नहीं। तो वैसे ही 3D में जब हमें डायरेक्शन चाहिए था, ठीक है, तो हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, और इसको हमने क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन बोला। अब डायरेक्शन कोसाइन को किस तरह से, जैसे 2D में हमने स्लोप को कैसे डिफाइन किया कि भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब थीटा एंगल बनाता है और उसका जो tan होता है वही क्या होता था, स्लोप होता था, है कि नहीं। तो वैसे ही 3D में हम क्या करेंगे कि मेरे पास जो 3D में जो कोई भी OP वेक्टर, याद करो OP वेक्टर था और 3D प्लेन था, है ना, मतलब 3 एक्सिस है और OP वेक्टर है। इमेजिन करो 3 एक्सिस है, मेरा OP वेक्टर है। अब 3 एक्सिस है और OP वेक्टर है, तो याद करो OP वेक्टर जो है x एक्सिस के साथ मान लेता हूँ अल्फा बना रहा है एंगल, y एक्सिस के साथ मान लेता हूँ बीटा बना रहा है एंगल, z एक्सिस के साथ मान लेता हूँ गामा बना रहा है एंगल। समझ गए। तो यदि ये बना रहा है तो इसका जो कोसाइन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, फिर से बोलूं। देखो कि मैंने क्या बोला, ठीक है, कि मेरे पास ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमेशा यही नोटेशन रखूंगा मैं, ठीक है ना, ताकि आपको हमेशा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। और यदि मैं कभी चेंज भी करूं तो मेरे से चेंज करवा लेना, क्योंकि एक ही नोटेशन को पूरे क्लास में फॉलो करना बेटर होता है। तो कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z है, ओके। तो ये तीन हमारा, मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब ये मेरा OP वेक्टर है, ये है, ये OP वेक्टर है। अब ये OP वेक्टर Z एक्सिस के साथ मान लेता हूँ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ मान लेता हूँ बीटा एंगल बना रहा है, और x एक्सिस के साथ मान लेता हूँ, सॉरी, अल्फा इसके साथ बना रहा है, बीटा इसके साथ, और इसके साथ गामा बना रहा है। और इसका जो कोसाइन है, मतलब कोसाइन क्या हो गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब सोच के देखो कि जैसे ही ये एंगल को हम फिक्स करेंगे, ठीक है, इस एंगल को फिक्स करेंगे तो ये डायरेक्शन फिक्स हो गया कि नहीं। P से पास करने वाले दुनिया में कितने वेक्टर होगा, P से पास करने वाले, ठीक है, OP, मतलब देखो ध्यान से, O से पास करने वाले बहुत सारे वेक्टर हो सकता है। अब मुझे किसी यूनिकली एक वेक्टर को पहचानना है, तो यदि मैं ये एंगल फिक्स कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली एक वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, जो कि OP वेक्टर इस केस में है कि O से मैं पास कराऊं तो इनफाइनाइट वेक्टर पास होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ, O से यदि मैं वेक्टर को पास कराऊं तो कितने वेक्टर पास हो सकता है O से, इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट में मुझे एक वेक्टर को यूनिकली पहचानना है। जैसे ओरिजिन से कितने लाइन पास हो सकता है, बताओ 2D में, इनफाइनाइट। अब उस इनफाइनाइट में मुझे एक को पहचानना है, तो स्लोप फिक्स कर दूंगा तो एक पहचान में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सेम वही चीज मैं यहां समझा रहा हूं कि ओरिजिन से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, इनफाइनाइट वेक्टर पास कर सकता है कि नहीं। अब इन इनफाइनाइट वेक्टर में यदि मैं इसके डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा फिक्स कर दिया तो वो एक वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, एक यूनिक वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो यूनिक वेक्टर हो गया, ठीक है, तो इसी को फिक्स करने को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, जो कि डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना। हाँ बिल्कुल, कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या देगा कि OP वेक्टर का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस। समझ गए। जैसे उसमें स्लोप हमें क्या देता था, उस लाइन का डायरेक्शन देता था, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। वैसे ही OP वेक्टर का ये जो डायरेक्शन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या देगा, ये जो हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन। ठीक है। हाँ कोई सर बोल रही थी, क्या बोलो।
बाद में हम यही चीज़ डिफाइन करेंगे कि यूनिट वेक्टर कुछ नहीं, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। यूनिट वेक्टर भी क्या देता है, डायरेक्शन देता है, लेकिन बाद में इसी को कनेक्ट कर देंगे कि डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर कनेक्टेड चीज़ है। समझ गए? जनरली यूनिट वेक्टर जो होता है आई जे के कैप के टर्म्स में होता है, समझ बात है। लेकिन जब हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, तो वहाँ पे हम पहले ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे आई जे के कैप, तो ऑटोमेटिकली आई जे के कैप डायरेक्शन कोसाइन से कनेक्टेड हो जाएगा। समझ गए? तो हाँ, हाँ तो उसको बोलो कि दूसरे आईडी से करने के लिए, मतलब खुद का आईडी से नहीं, कोई दूसरे दूसरे आईडी से करने के लिए, ठीक है। घर में और किसी का आईडी होगा ना, उससे जीमेल लॉगिन करे, उससे कनेक्ट करे, और तब भी नहीं होगा तो फिर दूसरा सोल्यूशन बताता हूँ, तीसरा सोल्यूशन, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ जल्दी, हाँ है ना? आ गया? तभी तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो। ठीक है। अब तुम नोटिस करके देखो, एक बात बताओ कि यहां से यदि मैं, अच्छा देखो यहां से दो क्वेश्चन उठता है, वैसे मैं आंसर नहीं करूंगा लेकिन मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं कि दो क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम स्लोप डिफाइन किए थे tan ही क्यों लिए थे, साइन क्यों नहीं लिए थे, कॉस क्यों नहीं लिए थे, और जब हम यहाँ डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन किए तो कॉस क्यों लिए, tan और साइन क्यों नहीं लिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसका लॉजिक भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से सोचा गया है ये, ऐसे नहीं कि रैंडमली दे दिया, ठीक है। यहाँ पे सोचा गया ये बात, ये ऐसा नहीं कि डेफिनेशन ही ये लिखा गया है, यहाँ पे ये बात सोचा गया कि कॉस ही क्यों लिया जाए, साइन क्यों नहीं लिया जाए, और tan क्यों नहीं लिया गया, और उस केस में tan क्यों लिया गया, कॉस और साइन क्यों नहीं लिया गया। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन लिख लो तो डायरेक्शन कोसाइन के सोच के देख, वैसे मैं नहीं बोलूँगा टाइम खराब करना, बट एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो सोच के देखने की जरूरत नहीं। कभी ऐसे ही लगे कि फ्री टाइम है और तुम्हें सोचने का मन हो तो सोच के देखना, तो लिखो तो फटाफट। कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय डायरेक्शन, कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय डायरेक्शन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक मिनट, एक मिनट बोल रहा हूँ, ये लिख लो। कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय, कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ए एक्स ई एस लिख लेना, एक्सिस, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, are called direction cosines and the corresponding angles are called direction angles, ठीक है, लिख लिया। एक मिनट, मैंने लिखा कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, लिख लिया यहां तक। लिख लिया जी? ओके। कोसाइंस एंड द corresponding angles are called direction angles and corresponding angles are called direction angles, लिख लिया? ठीक है, क्या बोली? अरे कोई ग्रुप पे डाल दो जिसने लिख लिया हो, कोई यदि लिख लिया तो उसको ग्रुप पे डाल दो, क्योंकि 4 बार मुझे बुलवाएगा, ठीक है।
चलो अब मुझे बताओ सोच करके कि जो यहां से यदि मैं कॉस अल्फा निकालूंगा, ठीक है। अच्छा ये एक और बात ले लो, डायरेक्शन कोसाइंस आर यूजुअली डिनोटेड बाय एल कॉमा एम कॉमा एन। डायरेक्शन कोसाइंस आर यूजुअली डिनोटेड बाय एल कॉमा एम कॉमा एन। लिख लिया। डायरेक्शन कोसाइंस किससे डिनोट करते हैं? एल कॉमा एम कॉमा एन। ठीक है। भाई डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट करते हैं? एल कॉमा एम कॉमा एन से। ओके ठीक है। ओके तो एल बराबर क्या हो जाएगा? लिख लेना, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, ये डिनोशन होता है, स्टैंडर्ड डिनोशन है, तो इसी तरह से फॉलो करेंगे ऑलवेज पूरी मैथमेटिक्स में। ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यदि मैं कॉस अल्फा इक्वल टू लिखूंगा ए आई कैप, मतलब एक्स आई कैप वाई जेड बी, मतलब वाई जे कैप और जेड के कैप के फॉर्म में, तो सोच करके बताओ क्या लिखूंगा। हाँ जी, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ कोई। बिल्कुल सही है। समझ में आया सबको कैसे लिखेंगे? समझ में आया क्या कि मैं एक्सप्लेन करूँ? जल्दी बोलो। अरे मैं बताऊं कि हो गया, सबको आ गया? जल्दी बोलो, छोटी सी बात है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करूंगा तो समझ जाना फिगर। देखो यहीं से मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा यहाँ बना रखा हूँ ना मैं, यहाँ देख लो कि यहाँ पर मैंने ओपी वेक्टर मैंने निकाल दिया था। ओपी वेक्टर क्या था मेरा जी? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप था कि नहीं? अरे यार
देखो ये था, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया था। अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं P से ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है, तो और ये मेरा B है, ठीक है, ये मेरा B है, ठीक है, तो यदि मैं यहां से cos बीटा लिखूं, cos बीटा, तो cos बीटा क्या आ जाएगा, OB वेक्टर अपॉन OP वेक्टर होगा कि नहीं होगा, का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये तो रियल नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ ना, होगा। और यदि ये होगा तो इसका मैग्नीट्यूड OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, y है, और अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, a है। a मत लिखो, x y z लिखो, है ना, क्योंकि ABC अब क्या हो जाता है ना इस केस में डायरेक्शन रेशियो, तो बाद में हम डायरेक्शन रेशियो इंट्रोड्यूस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप x लिखो, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ है ना, y होगा, सॉरी y होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ है ना, होगा, ठीक है। और वैसे cos बीटा ही हो जाएगा, cos अल्फा क्या हो जाएगा, x अपॉन सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड cos गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, z अपॉन, उसका ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ, किसी दूसरे से भी कर रही है तो भी, अभी तो ज्वाइन तो है वर्षा जोशी, तो उसको एक बोलो क्या कि वो एक बार चले जाए सेटिंग में, और जो एप्लीकेशन होता है ना, वो एप्लीकेशन में जा करके जो डेटा होता है ना, वो डेटा को इरेज कर दे, कैश डिलीट कर दे, कैश सारा इरेज कर दे, और जो उसमें डेटा होता है ना, स्टोरेज में जाके देखना डेटा होता है, उसको भी इरेज कर दे, फिर लॉगिन करे, ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली गूगल मीट लॉगिन मांगेगा। समझ में मैंने क्या बोला, हेलो, आवाज आ रहा है ना, ठीक है, मतलब उसको बोलना कैश मेमोरी जो होता है उसको जाकर डिलीट मारे, ठीक है, नहीं पता है तो यूट्यूब पर जाकर देख ले वीडियो, पता लग जाएगा। ओके, तो देखो cos अल्फा ये हो गया, cos बीटा ये हो गया, cos गामा ये हो गया, और मैं यदि OP वेक्टर का डायरेक्शन लिखूं, ओनली OP वेक्टर का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो OP वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा जी, हमें पता है cos अल्फा आई कैप होगा कि नहीं होगा, प्लस cos बीटा जे कैप और प्लस cos गामा के कैप, होगा कि नहीं। OP वेक्टर का देखो डायरेक्शन मैंने लिखा है, सिर्फ जब हम कैप लगाते हैं, पता है फिजिक्स में तो ये पढ़ी होगी, कैप लगाते हैं तो हम सिर्फ यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, यानी डायरेक्शन की बात करते हैं ओनली। तो OP वेक्टर ये होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, अरे होगा OP वेक्टर ये, OP वेक्टर ये होगा कि नहीं होगा, हेलो। और OP वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड मैं लिखूं तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा, ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर गामा, ठीक है, स्क्वायर कर दो, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा OP कैप लिखो, और बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहां से OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा इस केस में, क्या आएगा, अरे क्या आएगा, 1 आएगा ना जी, 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी जनरेट हो गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इजकल टू 1, मीन्स व्हाट कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो एक बात ये भी प्रूफ हो गया यहाँ से। और यदि मैं यहाँ से cos अल्फा लिखूंगा, अब इसको भी तुम जोड़ करके देखो, cos स्क्वायर अल्फा जोड़ो तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दोगे, सम कर दोगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 1, समझ में बात है कि नहीं। तो इधर से भी प्रूफ करके देखो तो इधर से भी 1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, है ना। बाद में हम डायरेक्शन, अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्शन कोसाइन की जैसे cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, है कि नहीं भाई, उसके अलावा कुछ थोड़ी ना हो सकता है। cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू हमेशा क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, इस बात की गारंटी, अरे है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि भाई cos का रेंज ही होता है -1 से 1, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा की भी वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। अब इसका डिटेल वर्जन जो है हम पढ़ेंगे उधर, जब हम 3D स्टार्ट करेंगे ना,
वेक्टर खत्म करके 3D में जैसे एंटर करेंगे तो इसका डिटेल वर्जन बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमें जब वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे तो कभी कभार यूज में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखो याद करो, 9th में कोऑर्डिनेट, 8th क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ी थी ना जी, अरे 9th में पढ़ी थी, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने बचपन से लेके 12th क्लास जो भी पढ़ी है, हर एक रिजल्ट को वेक्टर से हम प्रूव कर सकते हैं। कोई भी रिजल्ट, किसी भी तरह का रिजल्ट को आप वेक्टर के मेथड से प्रूव कर सकते हो। जैसे पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, पढ़े थे आप, इसको वेक्टर मेथड से प्रूव कर सकते हो। आप पढ़े थे कि यदि कोई ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल के मिड पॉइंट से मिलाया तो कोई DE बना, तो यदि वो मिड पॉइंट है DE तो पक्का वो लाइन पैरेलल होगा तीसरे साइड से। पढ़ी थी नहीं ये बात? अरे पढ़ी थी नहीं ये बात? याद करो ना कि जैसे ये था 9th-10th में पढ़ी होगी, यदि ये दोनों लाइन यदि पैरेलल है तो गारंटी है D और E क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट। पढ़ी थी नहीं ये बात? तो जितने सारे रिजल्ट है, सारे रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हो, पहली क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जितने भी कोऑर्डिनेट आप पढ़े हो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो भी पढ़े वो भी, और जो 9th-10th का कोऑर्डिनेट, 8th-9th का जो कोऑर्डिनेट है वो भी, A to Z आप वेक्टर मेथड से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जनरली इधर से क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट कुछ चीज़ें हम प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, ऑल्दो इधर से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस मेनली एप्लीकेशन बेसिक वेक्टर से होगा, हाँ, और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन होगा। हाँ बोलो। ये खुद सोचो, ठीक है ना, एक बार में समझ में नहीं आया ना तो मेरे को परेशान कर देगी, ठीक है। एक बार सोच के देखो, फिर हम बता देंगे। गूगल पे सर्च करना इसका आंसर है कि नहीं, या यूट्यूब पर सर्च करना, नहीं होगा ना तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले तो ये सोच के बताना उधर tan ही क्यों लेते हैं, वो भी तो एक क्वेश्चन है कि नहीं? अरे है ना जी, कि भाई हमने जब स्लोप डिफाइन किया तो tan ही क्यों लिए, sin क्यों नहीं लिए, cos क्यों नहीं लिए, क्या लॉजिक था? आप सोचना लॉजिक, वहां यदि वहां का लॉजिक क्लियर होगा तो इधर का भी लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि इधर हम tan क्यों नहीं लिए, sin cos क्यों लिए, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया, डायरेक्शन साइन क्यों नहीं किया। लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं, कहीं एग्जाम में पूछने वाला नहीं, ठीक है, इस बात की गारंटी आपको भी पता है। छोड़ो, तो इसीलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं, क्योंकि हम समझाएं एक बार में समझ में नहीं आता, मुझे पता है आप परेशान करोगे मुझे, तो बेटर है पहले तो JEE मेंस निकलवा दो, नहीं तो सुपर 30 वाले भी बोलेगा कि क्या पढ़ा रहे हो भाई, बच्चे का मार्क्स ही नहीं आ रहा है। ओके, तो इसीलिए छोड़ो उसको, ममता जी हम बता देंगे आपको बाद में। आप मेरे से 11th-12th पढ़े रहते तो हम A to Z बताते, एक एक चीज़ बताते। ऐसा मैथ्स में कुछ नहीं है जिसका प्रूफ नहीं है। और पता है मैथ्स का जो प्रूफ होता है ना, पता है आपको एक बात, कि मैथ्स का जो थ्योरम होता है, प्रूफ होता है, याद करो 9th-10th में सबसे ज़्यादा टफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों लगता था, हाँ क्योंकि थ्योरम प्रूफ करने के लिए देता था। और मैथ्स में यही सबसे टफेस्ट काम होता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ये भी वही कोई छोटी बात नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, हर टाइप का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व कर दोगे। मेरे पास भी कोई ओलंपियाड का क्वेश्चन ढंग के आ जाए तो मैं भी हिल जाऊंगा, ठीक है। तो मैथ्स में कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ऐसा यदि कोई टीचर क्लेम करता है तो भाई फिर तो या तो वो महान है, मतलब बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी है, या महान गधा है, तो ही में से एक होगा। या तो हाँ बहुत ही महान आदमी है, बहुत ही ग्रेट पर्सन है, या बहुत ही ग्रेट गधा है, तभी ये स्टेटमेंट दे रहा है। तो इसीलिए मैथ्स जो टफ पड़ता है यही थ्योरी पार्ट जो है ना, प्रूफ करने के लिए। थ्योरी फार्मूला लिख करके बता देना बहुत आसान काम है, क्वेश्चंस करवा देना सर्टेन टाइप का बहुत आसान काम है। थ्योरी को एक एक एक्सप्लेन करके प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करना सबसे डिफिकल्ट काम है। और हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना उससे भी बड़ा डिफिकल्ट काम है, ठीक है। खैर चलो इधर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ, सोचना ममता जी आप सोचना एक बार, एप्लीकेशन ऑफ
क्या नाश्ता करने जाएगी? हाँ पता है भाई। कल पर आऊँगा क्या? ठीक है तो भाई कल ही पर आते हैं, बाप लोग की नाश्ता करो जा करके। मम्मी बोल रही होगी, है कि नहीं, कि कर ले नाश्ता। चलिए तो हम लोग कल आप लोग को आगे का कल से डिस्कस कल आगे करेंगे। थैंक यू।